ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आने वाला कल। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 40वीं कड़ी, जिसका शीर्षक है ना मानो तो बहता पानी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर कई अटकलें जारी हैं, खासतौर से भारत में इसकी उपयोगिता को लेकर। पर जैसा कहा है कि ये सब अटकलें हैं, भारत में एआई की उपयोगिता भी बहुत है और इसी कारण इसमें सरकारी और निजी निवेश भी तेजी से बढ़ रहा है। देश में एआई का बाजार करीब 50,000 करोड़ रुपए का है और इसमें तेजी से बढ़ोतरी जारी है। कई लोगों को लगता है कि भारत में इसका उपयोग मोबाइल, टीवी, मार्केटिंग आदि तक ही सीमित है और कुछ लोग मानते हैं कि इसके आने से निजता में दखल बढ़ेगा और मानव की टेक्नोलॉजी पर निर्भरता बढ़ेगी। पर यहां भी भ्रम की स्थिति है, क्योंकि एआई की उपयोगिता तो अब हर क्षेत्र में स्थापित हो रही है और इसी भ्रम और भ्रांतियों को दूर करेगा हमारा धारावाहिक आने वाला कल, जिसकी आज की कड़ी है ना मानो तो बहता पानी। आइए आइए उमेश जी, आइए। क्या बात है, आज संडे को सुबह सुबह पत्रकारिता का प्रेशर कम चल रहा है क्या? नहीं विनीत भाई, बस ये ओम को आरुल से मिलवाना था। आजकल के बच्चे हैं, काम कम करते हैं और सोचते अधिक हैं। सच कहूं तो सपने ज्यादा देखते हैं। अरे वाह ओम, आओ। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। उमेश जी, जी सपने देखेंगे तभी तो पूरा करने के लिए प्रयास भी करेंगे। भाई बिना सपनों के कैसी उड़ान। आइए आइए, बैठिए बैठिए। जी शुक्रिया। अरे नमस्ते उमेश भाई साहब। नमस्ते जी, नमस्ते। वाह वाह, आज तो ओम भी आया है। कैसे हो बेटा, और मम्मी कैसी हैं? सब ठीक है सारिका आंटी। मम्मी भी आना चाह रही थी, पर वो टिन्नी का कल एग्जाम है ना, इसलिए मम्मी घर पर ही रुक गई। अरे हाँ, बताया तो था शशि ने, अभी तो टिन्नी के ऑनलाइन एग्जाम शुरू है ना। जी। मैं तो बिल्कुल भूल गई थी। अच्छा, जाते में छोले लेते जाना, मैंने मम्मी को बोल दिया है। ठीक है जी। भाई साहब, घर जी। में छोले कचौड़ी भी बन रहे हैं, टिन्नी और शशि के लिए भी बनवा दिए हैं। अरे सारिका, छोले और कचौड़ी की खुशबू तो पूरी सोसाइटी में आ रही है। अब मैंने सोचा सही टाइम है तुम्हारे घर आने का। बिल्कुल सही सोचा आपने। आरुल जरा दही लेने गया है, अभी आता ही होगा। अंदर मनीषा कचौड़ी बना रही है। पूरी सोसाइटी में उसके हाथ के खाने की सभी तारीफ करते हैं। वाह। इसीलिए हमने भी इस महीने से मनीषा को अपने यहाँ खाना बनाने के लिए रख ही लिया। क्या अरे वाह, मनीषा आंटी तो सभी कुछ अच्छा बनाती हैं। वो ताशा के घर भी खाना बनाने जाती है ना। हाँ हाँ। ताशा भी कह रही थी कि उसके लिए तो मनीषा आंटी पास्ता भी बनाती हैं। तो ठीक है ओम, अगली बार पास्ता ही बनेगा। हाँ। तुम भी आना और टिन्नी और ताशा को भी ले आना। जी, ठीक जी, है। जी। अच्छा, आप बताओ, तुम्हारी नई जॉब कैसी चल रही है? हाँ, ये तुमने ठीक पूछा सारिका। जॉब को ज्वाइन करे 1 महीना भी नहीं हुआ है और ये साहब अभी से किसी स्टार्टअप का आइडिया लेकर आ गए। इसीलिए तो आरुल से मिलाने आया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओम, स्टार्टअप का आइडिया क्या सोचा है? यही तो गलत बात है विनीत। अच्छी खासी नौकरी छोड़कर लड़का अपना स्टार्टअप खड़ा करने की सोच रहा है, और अगर नाकाम रहा तो न नौकरी के रहेंगे और न घर के, और लोगों के ताने सो अलग। पर पापा, कुछ पाने के लिए जोखिम भी तो उठाना पड़ता है ना। आप भी पढ़ाने के लिए शहर आए थे, पर जब पक्की नौकरी नहीं मिली तो पत्रकारिता से जुड़ गए और उसमें सफलता भी मिलती चली गई। आपने भी तो रिस्क लिया था। अरे तब की बात अलग थी, तब कई मौके थे।
आज भला कोई लगी लगाई नौकरी छोड़ता है क्या? हाँ हाँ उमेश जी, जरूर छोड़ते हैं नौकरी। मेरे आरुल ने छोड़ी है ना, और अब अपने स्टार्टअप के लिए उसने अच्छे खासे पैसे भी जुटा लिए हैं। हाँ आंटी, आरुल की कंपनी पर जिस वेंचर कैपिटलिस्ट ने निवेश किया है उन्हें मेरा भी प्रोजेक्ट पसंद आया है। अच्छा, हाँ, और उन्होंने अलग अलग काम करने की बजाय साथ मिलकर काम करने की सलाह दी है। अरे उन लोगों को तो अपना निवेश देखना है, पर तुम लोगों को आगे अपना घर भी चलाना है। हाँ, खुद का बिजनेस खड़ा करना इतना आसान नहीं है। और ओम, तुम और आरुल दोनों इंजीनियर हो। आजकल इंजीनियर्स की हालत क्या है तुम्हें तो पता ही है। मेरा तो कहना है ओम, तुम अपनी नौकरी चालू रखो, और आरुल तुम भी कोई नौकरी ढूंढ लो। पिछले 2 साल से तो मैं उसे भटकता हुआ ही देख रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। अरे ओम मेरे भाई, क्या हाल है? सब बढ़िया। और उमेश अंकल, किसे भटकते हुए देख लिया आपने? तुम्हें और किसे? ले आए दही? दही तो ले आया मम्मी, पर वो सोसाइटी में ताशिया ने देख लिया। कह रही थी पराठे बन रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं नहीं, कचौड़ी बन रही है, तो बस वो आ ही रही होगी। और उमेश अंकल, जीवन तो बना ही भटकने के लिए है। ये किस बाबा ने कहा है? जी बाबा अरुलानंद ने। सही रास्ते की तलाश में भटकना अंततः लक्ष्य तक पहुंचा ही देता है। बस तय कर लिया तो चलते रहना होता है, मंजिल तो मिल ही जाएगी। जय बाबा आरुल की। बच्चा ओम, अरुलानंद बाबा की। ये कोई हंसी का विषय नहीं है, जीवन का सवाल है। और वो क्या कहते हैं, वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा एक बात बताओ, अब तुम काम कर रहे हो या करने की सोच रहे हो एआई पर? अब बताओ विनीत, जिसके नाम में ही आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम शब्द हो, उसमें कैसे देश या दुनिया या हमारे बच्चों का भविष्य हो सकता है? कुछ अलग ही कहने की कोशिश की है आपने उमेश जी, पर जिस तेजी से लगभग हर क्षेत्र में एआई का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, मुझे तो लगता है कि पूरी मानव सभ्यता का भविष्य एआई में ही कहीं छुपा है। ठीक कहा विनीत अंकल, एआई में इतनी संभावनाएं हैं कि क्या कितनी संभावनाएं हैं? असीम संभावनाएं हैं पापा। हाँ ओम, ये तो है। सब संभावनाएं विदेशों में हैं। सब विदेशियों के चोचले हैं। कुछ नहीं, खानी तो 2 रोटी ही है ना। इस रोटी के लिए कुछ है तुम्हारे एआई में? अरे वाह उमेश जी, आपने तो आरुल के स्टार्टअप के बारे में ही पूछ लिया। हाँ, आरुल स्टार्टअप में रोटियां बना रहा है। ढाबा खोला है आरुल ने। चलो हम घर चल, कोई स्टार्टअप नहीं खुलेगा। चलो चलो घर चलो। अरे उमेश जी, आरुल के एआई आधारित स्टार्टअप के बारे में सुन तो लो, आपको रोटी और एआई का रिश्ता भी समझ में आ जाएगा। तो उमेश अंकल, मेरा सारा काम कृषि यानी एग्रीकल्चर में एआई के उपयोग पर है। कृषि में एआई? आरुल, अब ये एआई खेती करेगी क्या? फिर किसान क्या करेगा? उमेश अंकल, एआई के द्वारा हम मौसम, फसल की किस्म, उर्वरकों के उपयोग आदि का आंकलन करके फसल की पैदावार बता देते हैं, जिससे सरकार खरीद नीति समय रहते बना सकती है। जैसे कितने खरीद केंद्र खोलने हैं और कहां कहां खोलने हैं, और यहां तक अनाज भंडारण के लिए कितनी बोरियों की व्यवस्था करनी है। ये सब एआई की सहायता से किया जा सकता है। ये तो कमाल है आरुल। कई बार सही आकलन नहीं हो पाता है, जिस कारण अनाज को बाहर खुले में रखना पड़ता है। तो आरुल, एक बात तो सही है कि खरीद की तैयारी में एआई का डेटा का एनालिसिस करके नीति बनाने में मदद करती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और क्या क्या हो सकता है या क्या हो रहा है, ये भी बताओ। बहुत कुछ है ओम। असल में एआई और मशीन लर्निंग का एग्रीकल्चर में उपयोग काफी होने लगा है। बुआई से लेकर सिंचाई, खाद और कटाई तक में एआई की भूमिका है। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन में भी किसानों का सहारा एआई ही होता जा रहा है। वो कैसे आरुल? जलवायु परिवर्तन से निपटने में अभी तक कामयाबी तो नहीं मिल पाई है। अब उमेश अंकल, उसे थोड़ा विस्तार से समझिए। सामान्यतः किसान के स्तर पर खेती के 7 चरण होते हैं, जैसे खेत में मिट्टी की तैयारी, बुआई, खाद देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। और एआई इन सभी चरणों के लिए समाधान दे रही है। जैसे मिट्टी की तैयारी के लिए पोषक तत्वों की जांच और उसी के अनुसार खाद का उपयोग, यानी जिस तत्व की जितनी कमी है बस उतना ही उपयोग। इससे उर्वरकों की बर्बादी कम होती है और किसानों की लागत में भी कमी आती है। अरे वाह,
बिल्कुल ठीक कहा तुमने। लगता है तुम भी पूरा होमवर्क करके आए हो। हाँ, वो तो मैं भी देख रहा हूँ विनीत कि ये बना था कंप्यूटर इंजीनियर, फिर खेती की इतनी समझ इसमें कहाँ से आ गई? मुझे ओम और आरुल का कुछ घालमेल लगता है। अरे उमेश अंकल, घालमेल आप बाद में समझ लेना, अभी खेती किसानी में एआई की भूमिका तो समझिए। हाँ अंकल, तो जैसे ओम ने कहा कि मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है, ये तो पता चलता ही है। साथ ही उसके अनुसार कौन सा पोषक तत्व किस मात्रा में डालना है, ये भी पता चलता है। और सबसे बड़ी बात, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहे बदलाव के कारण किसानों को कई बार बुआई के समय तय करने में दुविधा होती है। ऐसे में एआई मौसम के बदलावों का सटीक आंकलन करके सही सही बुआई का समय बताने में सक्षम हो गई है। और हाँ अरुल, तुम बता रहे थे कि सिंचाई में तो एआई ने बहुत क्रांति ला दी है। जी आंटी, आरुल क्या, मैं बताता हूँ। अब तो प्रिसिशन फार्मिंग का ज़माना आ गया है। मतलब जितनी फसल की ज़रूरत, फसल को उतना ही पानी। इससे ये लाभ हुआ कि सीधे जड़ों तक पाइपों द्वारा एआई के उपयोग से बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से पानी पहुंचाने से सतह से सिंचाई करने की तुलना में करीब 90% तक पानी की बचत होती है। एरोपोनिक्स विधि में सब कुछ कंट्रोल में रहता है, क्योंकि ये एक बंद प्रणाली है, तो इसमें मौसम का प्रभाव ही नहीं होता और ना ही दिन रात का फर्क पड़ता है। एआई खुद तय करती है कि कब और कितना पानी देना है, कितनी उर्वरक देनी है, यहां तक कि कितना प्रकाश देना है, सब एआई ही तय कर देती है। और अब तो कीटनाशकों का छिड़काव भी ड्रोन से हो रहा है। अरे पापा, ड्रोन से कीटनाशियों का छिड़काव तो अब पुरानी बात हो गई है। अब तो ड्रोन पूरे खेत में चक्कर लगाकर खेत के किस हिस्से में कीटों का प्रकोप है ये जांच कर लेता है, और फिर ये भी तय कर लेता है कि इतने कीटों के लिए कीटनाशी छिड़कने की जरूरत है भी या नहीं। भाई ये क्या बात हुई आरुल? जब कीट है तो कीटनाशी का छिड़काव तो होगा ही। अरे पापा, यही तो खूबसूरती है एआई की। हर कीट नुकसान थोड़े ही ना पहुंचाते हैं, कुछ तो फसल के लिए भी अच्छे ही होते हैं। और दूसरी जरूरी बात कि हमें कीट नियंत्रण करना है, उसका खात्मा नहीं। तो ड्रोन इन्हीं बातों का ध्यान रखकर ही कीटनाशियों का छिड़काव करता है, वो भी कम से कम। अरे वाह ओम, तुम्हारे एआई वाले ड्रोन को पर्यावरण की भी चिंता है। क्यों ना हो सारिका, अब मानव ने तो पर्यावरण की चिंता की नहीं। कोई नहीं, अब मशीन ही कर लेगी। अच्छा अरुण, ये बताओ कि फसल की कटाई में एआई की क्या भूमिका है? पापा, फसल कटाई में एआई आधारित मशीनें तैयार हैं जो फसल के सही पकने का समय जान लेती हैं। इसके अलावा अगर बड़ा खेत है तो मशीनें कितनी दूर चलें और किस कोण पर रहें, जिससे कम समय में कम ईंधन खर्च करके अधिक से अधिक फसल की कटाई हो सके। इसके अलावा कौन सी फसल के लिए किस प्रकार की कटाई उपकरण की आवश्यकता है और ये उपकरण कहाँ पर उपलब्ध होगा, ये जानकारी भी एआई आधारित ऐप के द्वारा जल्द ही किसानों को मिलने लगेगी। क्यों ओम? ओम को क्या पता? विनीत, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या पापा, आपको तो हर बात में गड़बड़ ही लगती है। क्यों न लगे ओम, तुम लोग नौकरियां छोड़कर पता नहीं किस टेक्नोलॉजी के चक्कर में पड़ गए हो। और मेरा सवाल तो ये है कि जब सब खेती एआई आधारित मशीनें ही करेंगी तो किसान क्या करेगा? हाँ उमेश अंकल, ये सवाल आपका दुरुस्त है। बस एक बात कहते हैं कि आज किसी व्यक्ति के पास समय नहीं है, अगर उसे समय मिल जाए तो वो क्या करेगा? बताइए पापा। अगर समय मिल जाए तो व्यक्ति कुछ न कुछ तो करेगा ही। कुछ नया सीखेगा, कुछ नया करेगा, जो रिश्ते छूट गए हैं उन्हें फिर से जोड़ेगा, अपने और अपनों के सपने पूरे करने की कोशिश करेगा। अरे भाई, कुछ न कुछ तो करेगा ही। बस अंकल, किसान भी फसलों के मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाने की सोचेगा, अपनी कमाई में और इजाफा करेगा, नई टेक्नोलॉजियों की और तलाश करेगा जो उसके श्रम में कमी करें, लागत में कमी करें और आमदनी में भी इजाफा करें। तो तुम्हारा स्टार्टअप खेती में टेक्नोलॉजी के समाधान दे रहा है। वो तो बताते हैं विनीत अंकल, पर एआई की भूमिका भारत में कितनी बढ़ने वाली है ये तो जान लीजिए। रुको 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 ओम, पहले तो तू ये बता कि तुझे इतना कुछ आरुल के स्टार्टअप के बारे में कैसे पता, और भारत में एआई की भूमिका पर तुझे इतनी जानकारी कैसे? अरे उमेश अंकल, ओम भी तो डेटा या डाटा एनालिस्ट का काम करता था, तो टेक्नोलॉजी के बारे में तो अपडेट तो रहेगा ही। वैसे भी अंकल, स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर अंतरिक्ष की यात्रा तक सभी में एआई का उपयोग हो रहा है। फौज से लेकर बिजली आपूर्ति तक में एआई का उपयोग चालू है, और व्यापार से शेयर बाजार तक सभी में एआई का उपयोग हो रहा है। अब तो एआई के द्वारा लोग
किसी कंपनी के शेयर में कब और कितनी पूंजी लगाएं, ये तक तय करने लगे हैं। साथ ही रोगों के विरुद्ध इंसानों के युद्ध में भी एआई एक महत्वपूर्ण हथियार बनकर उभर रही है। हाँ, मैंने तो कहीं ये भी पढ़ा था कि कपड़ों से लेकर मेकअप तक में भी एआई आधारित ऐप काफी अहम होते जा रहे हैं। क्या ये सच है? हाँ मम्मी, अब एआई के जरिए ये जानना संभव है कि लोगों को मौसम के हिसाब से कपड़ों की क्या पसंद है और किस व्यक्ति को किस रंग के कपड़े पसंद हैं। ऐसे ही आपके घर के आकार प्रकार के हिसाब से कौन सा और किस सामग्री का बना फर्नीचर आपके लिए उचित रहेगा, ये भी एआई बता देती है। जी आंटी, कई कंपनियां एआई आधारित ऐप और अन्य टूल्स के आधार पर ही अपने परिधान, फर्नीचर आदि डिजाइन करते हैं। अच्छा। कार कंपनियां तो हमेशा से ही किस देश में सड़कें कैसी हैं, लोगों की क्रय क्षमता क्या है, इसके आधार पर ही कारों की डिजाइन और उनकी फ्यूल एफिशिएंसी तय करती है। अब इस काम में भी एआई के आने से नए मॉडल्स ज्यादा तेजी से बाजार में आ रहे हैं। क्या ये सही है कि पानी के जहाज और हवाई जहाज आदि में सामान कैसे लोड होना है या कहीं रखा जाना है, ये भी एक एआई आधारित ऐप से ही तय होता है? बिल्कुल ठीक कहा पापा। पानी के जहाज और हवाई जहाज में हमेशा से संतुलन की सबसे अधिक अहमियत होती है। वैसे तो इंजीनियर इस काम को बखूबी करते रहते हैं, लेकिन एआई के आने से लोडिंग का काम बेहद आसान और जल्दी होने लगा है। जैसे एआई आधारित मशीनें ही तय कर लेती हैं कि कहां कहां किस वजन और आकार का सामान जाना है, और फिर कन्वेयर बेल्ट से या फिर बड़ी क्रेन के जरिए सामान उस जगह पर पहुंचा दिया जाता है। अच्छा आरुल, ये तो समझ आता है। और रोबोट तो काफी समय से उद्योग में काम में लिए जा रहे हैं, लेकिन एआई को लेकर भारत में माहौल क्या है? सरकारी नीतियां क्या एआई के फेवर में हैं? बिल्कुल सारिका आंटी, भारत सरकार ने जून 2018 में ही एआई पर राष्ट्रीय नीति को परिभाषित कर दिया था। सरकार ने नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई फॉर ऑल यानी सभी के लिए एआई पर डॉक्यूमेंट्स जारी कर दिया है। सही कहा ओम। नीति आयोग द्वारा पेश किए गए इस पेपर में 5 प्रमुख क्षेत्रों में एआई पर चर्चा की गई है, जिनसे वृद्धि दर में बढ़ोतरी होने के साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जा सकेगा। और वो 5 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? क्योंकि इसी से तो पता चलेगा कि सच में आम नागरिक के लिए एआई में कुछ है या सिर्फ बातें ही बातें हैं। नहीं पापा, बातें ही बातें तो टीवी न्यूज में ज्यादा सुनाई देती हैं। वैसे सरकार ने जो 5 क्षेत्र एआई के लिए चुने हैं वो हैं स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि, शिक्षा, शहरी व स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन व मोबिलिटी। अच्छा, दिशा तो ठीक है, पर तुम्हारे स्टार्टअप के लिए क्या है? अब मेरा मतलब आरुल के स्टार्टअप के लिए क्या है? उमेश अंकल, सरकार ने तो एक तंत्र बना दिया है, हर प्रकार का सहयोग देने की प्रणाली बना दी है। अब काम क्या करना है, एआई के उपयोग से क्या नया समाधान ढूंढना है, ये तो हमें तय करना है। मतलब मेरे और ओम जैसे युवाओं को। हाँ अरुल, काम तो हमें ही करना है। समस्याएं समझकर उनका जो भी संभव हो उसका सार्थक समाधान ढूंढना, और इसमें एआई बेहद मददगार और सार्थक साबित हो रही है। तो आरुल, तुमने कृषि क्षेत्र को चुना है और इसी में सीमित रहने का इरादा है क्या? अंकल, तकनीक कहाँ सीमित रहती है। मानव ने एटम को तोड़ना सीखा तो बम बना लिया, और फिर बिजली भी, और अब उपचार भी होता है। एआई में बहुत संभावनाएं हैं, और असल में एआई मानव की तरह सोचने और समझने में सक्षम बनाई जा रही है, और कई क्षेत्रों में तो एआई मानव से अधिक उपयोगी साबित हो रही है। तो तुम ये कहना चाहते हो आरुल कि एआई मानव की जगह ले लेगी? नहीं पापा, एआई मानव की जगह कभी नहीं ले सकती, परंतु मानव की तरह सोचकर सार्थक और प्रासंगिक निर्णय ले सकती है। इसी कारण दुनिया के लगभग सभी देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अपनी अपनी नीतियां तैयार कर रहे हैं। हाँ, पर एक बात समझ नहीं आई, कोई मशीन मानव की तरह कैसे सोच सकती है? अब तुम ही बताओ सारिका, क्या ये संभव है? अब ये सवाल तो मेरा भी है उमेश जी, क्या ये संभव है? अरे सारिका आंटी, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अब सोचिए, अगर पापा पत्रकार हैं और विनीत अंकल इंजीनियर, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उनकी रुचि विज्ञान में थी और मेरी साहित्य और राजनीति में। वैसे उमेश जी ने भी सही कहा, लेकिन वैसे जो भी सीखा अपनी अपनी पढ़ाई से ही सीखा। ये ठीक कहा पापा। असल में जो भी हम हैं अपनी शिक्षा के कारण ही हैं, चाहे स्कूल से सीखा हो या घर से, पर सब सीखा इसी दुनिया से। ठीक, तो इसमें ऐसी क्या खास बात है? ये तो होता ही है। वो कहते हैं ना, जैसी शिक्षा वैसे ही लक्षण। या वैसा ही चरित्र। हाँ
बिल्कुल सही। यानी ये तो हम मानते हैं कि जो भी हम हैं वो उसी कारण से हैं जो हमने यहाँ यानी इसी दुनिया से सीखा है। ठीक? अरे ठीक भाई ठीक, पर तुम दोनों कहना क्या चाहते हो? अरे विनीत, ये दोनों बस ये बताना चाहते हैं कि हम में तो कुछ दिमाग है ही नहीं, जो पढ़ लिया वही बन गए, अपने अनुभव से तो कुछ सीखा ही नहीं। अरे तुम दोनों सुन लो, बाप हैं तुम्हारे, जो पढ़ा था वो तो ठीक है, पर सफल पत्रकार तो जीवन के अनुभव ने ही बनाया है। बस उमेश अंकल, यही तो एआई में होता है। उसमें भी सब ज्ञान ठूंसा जाता है, फिर वो भी आदमी की तरह सोचने लगती है। सिर्फ आदमी की तरह? अरे नहीं आंटी, आदमी और औरत दोनों की तरह सोचे, इसीलिए तो उसमें डेटा फीड किया जाता है। जितना ज्यादा डेटा होगा उतनी ही मशीन सोचने समझने में सक्षम होगी। यानी हम लोगों ने बचपन से शिक्षा ली, वो ज्ञान तो मशीन में भरना आसान है, लेकिन आदमी मानव की तरह सोचने समझने में सक्षम मशीन बनाने के लिए लोगों का अधिक से अधिक डेटा कंप्यूटर में फीड किया जाता है। इसीलिए तो सोशल मीडिया से सभी जुड़ रहे हैं। अब है तो लोगों को जोड़ने का जरिया, पर असल में मशीन लर्निंग के लिए सबसे बढ़िया डाटा या डेटा का स्रोत है। ऐसे ही टीवी पर आप क्या देख रहे हैं, कितनी देर देख रहे हैं, कौन देख रहा है, ये सब क्या है? मशीन के सीखने के लिए डाटा या डेटा ही तो है। बस यही तो डेटा या डाटा मशीन को आदमी की तरह सोचने समझने के लायक बनाता है। अच्छा, तो हम जो फोन या टीवी पर देखते सुनते हैं वो सब एआई को सीखने समझने के लिए डाटा ही है? पापा, फोन टीवी ही नहीं, ये आप जो कार में एफएम वगैरह सुनते हैं, ये सब भी तो डेटा ही है। पर यह भी सही बात है कि डेटा या डाटा और खासतौर से निजी डेटा की सुरक्षा के लिए तमाम कानून हैं, और इसका कोई भी उल्लंघन करे तो सजा का प्रावधान भी है। वैसे मैंने सुना है कि एआई ने तो कई देशों में कई प्रमुख काम संभाल लिए हैं, जैसे कंपनियों में लोगों की भर्ती करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान काटना आदि। विनीत अंकल, ये तो कुछ भी नहीं, अब तो न्यूज़ पढ़ने का काम भी एआई के जरिए ही होने लगा है। ओम, अब ज्यादा मत बोल, मैं तेरा बाप भी हूं और पत्रकार भी। पापा, खबरें भी एआई पढ़ रही है। खबरें आज भी इंसान पढ़ता है, मशीन नहीं। अरे अंकल, पत्रकारों को तो सब पता होता है, तो शायद आपने भी सुना हो और देखा हो कि 2018 में 9 नवंबर के दिन चीन के जिन्हुआ न्यूज चैनल में खबर एक एआई आधारित मशीनों ने पढ़ी थी। ये रोबोट बिल्कुल आदमी की तरह ही दिख रहा था, और अगर वो खुद नहीं बताता तो किसी को पता भी नहीं चलता कि वो रोबोट है। रोबोट ने खबरें पढ़ी? हाँ, कुछ सुना तो था, पर वो तो आदमी ही था। अब वो तो चीन का फेमस एंकर था। पापा, आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, रोबोट और आदमी में फर्क नहीं बता सकते? आप भी ना। वो प्रसिद्ध चीनी न्यूज एंकर जेंग जोउ की आवाज में न्यूज पढ़ रहा था। अरे वाह पापा, आपने बिल्कुल सही बताया। हाँ बेटे, तुम्हारा बाप जो हूँ। अरे वाह उमेश जी वाह, आपने तो गुड लेंथ बॉल पर छक्का मार दिया। ये बच्चे हमें बच्चा समझ रहे थे। अरे विनीत, आप तो आर्मी में इंजीनियर हैं, नई टेक्नोलॉजी, एआई आदि समझते हैं। मैं तो पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ। फिर पत्रकारिता ने आसपास क्या हो रहा है इसके लिए जागरूक रहना तो सिखा ही दिया है। अब मैं आप सबको एक खबर देता हूँ। हैं? कैसी खबर पापा? खबर यह है ओम बेटा कि तुमने और आरुल ने मिलकर अपनी स्टार्टअप कंपनी खोल ली है। ये तो हमें बता देते। अरे ये कब हुआ आरुल, तुमने हमें बताया नहीं? हाँ अरुल, हमें ये तो पता था कि तुम स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, पर ओम भी तुम्हारे साथ है, ये तुमने नहीं बताया। अरे मम्मी, हम दोनों ही आप सभी को सरप्राइज देने वाले थे। अच्छा, पर उमेश अंकल ने ओम को ऐसी डांट पिलाई कि हमें लगा अभी कुछ दिन बाद ही बता देंगे। पर उमेश अंकल, आपको पता कैसे चला? आरुल बेटा, जैसा मैंने पहले कहा था कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। वो तो ठीक है। असल में ओम के बर्ताव से मैं ये तो समझ गया था कि ये किसी उधेड़ बुन में है। फिर एक दिन मैंने इसे फोन पर आरुल से बात करते सुना और सारी बात समझ गया। विनीत, ये अपने इरादों में कितने पक्के हैं और अपना विषय कितनी अच्छी तरह समझते हैं, बस मैं तो ये परख रहा था। तो पापा, आपको मेरे और आरुल के कंपनी खोलने से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत कैसी ओम बेटा? तुम लोग नई टेक्नोलॉजी को आगे लाओगे, उससे कुछ सीखोगे और देश की समस्याओं का हल ढूंढोगे, तो फिर इस पवित्र कार्य में कहां अड़े आ सकता हूं मैं? बिल्कुल ठीक कहा उमेश जी। अब दुनिया ने तो आइंस्टाइन को भी मंद बुद्धि मान लिया था, पर आज हर इंटेलिजेंट आदमी को आइंस्टाइन कहकर बुलाते हैं।
अब तुम दोनों अपना स्टार्टअप शुरू करो और किसानों की आमदनी के साथ देश की तरक्की में अपना योगदान दो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा विनीत। अच्छा चलो चलो, कचौड़ियाँ भी तैयार हैं, टिन्नी और ताशिया भी आ रही होंगी। चलो हाँ, चलो। चलो चलो चलो। एआई तो बेहद उपयोगी है। हाँ, कुछ लोग इसके लिए नेगेटिव भी हैं, पर ये तो बिल्कुल ऐसे ही हैं कि मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी। मेरा विश्वास है कि आरुल और ओम अपने इस यज्ञ में पूरी तरह सफल होंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू अंकल, थैंक यू। आपके इस विश्वास के लिए। अरे ओम, पता है ये विश्वास तुम पर, आरुल पर और आज की पीढ़ी पर है। पता है क्यों? क्यों पापा? क्योंकि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप हैं। चलो चलो, अरे भाई चलो 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 चलें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर आज कुछ भ्रांतियां जरूर टूटी होंगी। एआई आज के इस युग की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, हर समस्या का समाधान एआई नहीं दे सकती, लेकिन एआई विकास के अगले चरण में ले जाने के लिए एक क्रांतिकारी साधन जरूर है। चलिए, आज की इस कड़ी में उमेश जी ने ओम पर भरोसा जताया। बस यही तो चाहिए, भरोसा। नई पीढ़ी और नई टेक्नोलॉजी पर भरोसा। आने वाला कल। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 40वीं कड़ी, जिसका शीर्षक था ना मानो तो बहता पानी। आलेख डॉक्टर अनुराग शर्मा का, संकल्पना और समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी, निर्माण और प्रस्तुति पंकजपति पाठक, प्रस्तुति सहायक अब्दुल अहद। भाग लेने वाले कलाकार थे उमेश दीक्षित, सलाम मोहम्मद, राघवेंद्र तिवारी, अनु शर्मा और राजेश बख्शी। दोस्तों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। जुड़े रहें हमारे साथ। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, एआई द्वारा मौसम का सटीक पूर्वानुमान किस प्रकार किसानों की सहायता कर सकता है? और दूसरा प्रश्न है, किस देश में न्यूज़ को एक एआई आधारित मशीन ने किस चैनल पे पढ़ा था? हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, पिन कोड 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। और हाँ, यदि आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहें और अगर उसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो भी आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम और पता अवश्य लिखें। धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।